हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त परवीन तोमर। और यार, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। और जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जब भी आपको मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। दोस्तों आप सभी को पता होगा, आजकल हम प्रैक्टिस बैच के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अब जो क्वेश्चन चलेंगे वो अब मतलब नए क्वेश्चन चलेंगे। ये 20 क्वेश्चन भी कर लेना, कहने का मतलब ये है। आप सभी को बताना चाहूँगा, डेली हमारे जो क्लास का टाइमिंग होता है वो एक तो होता है हमारी क्लास जो होती है, मतलब थ्योरी वाली जो क्लास चल रही है हमारी बीएससी थर्ड ईयर की थर्ड बुक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो बुक चल रही है वो 7:30 बजे चलती है। जबकि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम, वो 7:30 बजे करते हैं सुबह के टाइम। ठीक है, तो तैयार हो जाया करो आप सभी आने के लिए। ठीक है, ओके। और आप सभी को हमारे सोशल मीडिया हैंडल पता ही होगा, महात्मा जी एजुकेशन टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो जाओ। और आप सभी की सेवा के लिए हमने एक ग्रुप और बना दिया डाउट ग्रुप के नाम से, महात्मा जी डाउट ग्रुप। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर किसी बच्चों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे वो पुटअप कर सकता है क्वेश्चन। ओके, पूरा मतलब पूरी आपके साथ पूरी मेहनत की जा रही है, पर शर्त है आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी हमारी ये है परवीन तोमर 1414, यहाँ पे फॉलो कर लेना, जो भी डाउट इंक्वायरी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चलिए आज की सेशन की तरफ चलते हैं। तैयार हो? देखो आज मैं आपको शुरू में कह रहता हूँ, शुरू में ही बोलता हूँ, डेली अपनी तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, क्योंकि हमारा टारगेट आज का जो टेस्ट में 20 में से 20 जो लेकर आएगा उसका नाम अनाउंस हो जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप पर, जो मेन हमारा ग्रुप है, ऑफिशियल जो हमारा ग्रुप है। तैयार हो आप सभी? चलो मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो चलो, पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। अच्छा, पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। ऑप्शन ए है, यदि संधि अगर अभिनत में हो, यदि उत्क्रम में हो, या कोई भी अभिनति ना हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था 15 सेकंड या 30 सेकंड का टाइम होगा। 15 सेकंड तो मैंने क्वेश्चन मैं खुद ही बता दूंगा, 15 सेकंड उसमें आपकी वेस्ट हो जाएगी। पर जो आगे की 15 सेकंड होगा वो आपका टाइम होगा, यानी ओवरऑल 30 सेकंड आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी का आंसर आ चुका होगा। जी हाँ। और हाँ, जितने भी बच्चे इसको ऑफलाइन मोड पर देखेंगे वीडियो को, ठीक है, वो अपना जो भी आपका स्कोर रहा 20 में से कितने आपने सही करे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना यार। ठीक है, क्योंकि हौसला बढ़ेगा। जो भी अगले साल इस वीडियो को जो भी अगले साल देखेंगे, फिर उससे अगले साल जो भी देखेंगे बच्चे, उनका हौसला बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि सर मैंने इतना स्कोर करा, मैंने इतना स्कोर करा, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना। चलो, तो इसका सभी का आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन। मतलब अगर हम संधि डायोड को अग्र अभिनत, अग्र का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से, अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सर, आंतर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता किसके समानुपाती होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। आंतर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता किसके समानुपाती होती है। सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे, अगर आपको इसको क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे तो आपको करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आंतर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता किसके समानुपाती होती है। टाइम अप हो चुका है आपका। जिन जिनका ऑप्शन डी था वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, उनका ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी होता है। एक्चुअली में दोस्तों, एक आपका 12th क्लास की बुक में एक न्यूमेरिकल टाइप भी है एनसीईआरटी की किताब में। हो सकता है मैं आपको उसको कल करा दूं, जो कल के 20 क्वेश्चन होंगे उसमें इंक्लूड कर लूँगा उस क्वेश्चन को भी, जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका मेन आंसर है डी। ठीक है, स्कोर जरूर देखते रहना आप अपना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सॉरी, ये है कौन सा कथन सही है। ठीक है, नहीं है मतलब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो ऑप्शन आप सभी के पास है, आप बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आश्वासन आपको मैं अच्छे तरीके से आश्वासन दिलाता हूँ, पेपर का लेवल यही रहने वाला है जो मैं आपको यहाँ पे जितने मॉक टेस्ट मैं आपको लगा रहा हूँ, आप इतने कर लो एटलीस्ट। पेपर में एक दो क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलने का आपको, ठीक है। अभी देखते रहो, अगर हम डेली 20 क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे ना, और सपोज करो मैंने उसको 10 दिन चला दिया उस सीरीज़ को, 20 दिन क्वेश्चन को, 20 क्वेश्चन को 10 दिन चला दिया, तो आप लगा सकते हो 200 क्वेश्चन के आसपास बैठते हैं हमारे ये एक यूनिट के। और यूनिट कितनी है? 4 यूनिट। और लगा दो, मतलब क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे आपके, ध्यान रखना। चलो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। जी हाँ, देखो मैंने आपको पढ़ाया था भैया, सुरंगन डायोड में जो टनल डायोड होता है उसमें अवक्षय क्षेत्र बहुत पतला होता है। क्यों होता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा कराई जाती है, ठीक है। अच्छा, और मैंने ये भी बताया था सुरंगन डायोड का अगर मैं वी आई अभिलाक्षणिक वक्र खींचूँ तो ये हमेशा ऋणात्मक प्रवणता को दर्शाता है, इस प्रकार चलता है ना ग्राफ, फिर आगे से नॉर्मल डायोड की तरह रिएक्ट करने लगेगा। यानी ये ऑप्शन भी ठीक, ये ऑप्शन भी ठीक। आवृत्ति अधिक होती है, जबकि मैंने कहा था पीएन संधि डायोड की आवृत्ति अधिक नहीं झेल पाता पीएन संधि डायोड। फिर मैंने बताया था टनल डायोड अधिक आवृत्ति को झेल सकता है, इस वजह से हम टनल डायोड का यूज करते हैं। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जिनका डी आंसर है वो अपना 1 नंबर ऐड कर लो सभी। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कथन, मतलब ये जो कथन है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यदि अर्धचालक में अपद्रव्य अधिक मात्रा में मिला दिया जाए तो जेनर भंजन होगा। और दूसरे में कह रहा है जेनर डायोड में अवक्षय क्षेत्र संधि पीएन संधि से चौड़ा होता है। बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक है, मतलब कौन सा कथन ठीक है। केवल एक कथन ठीक है, केवल दो कथन है, या दोनों कथन सही है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं यार, देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि सर ए ऑप्शन होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। देखो कुछ बच्चे क्या काम करते हैं भैया, मैं देख रहा था कल की बात है, जैसे मैं कमेंट का वैसे रिप्लाई तो करता नहीं, पर मैं आज बता रहा हूँ आप क्या गलती करते हो। एक अन्नू नाम की लड़की है, और एक ये है, ये क्या काम करती है। बहुत पिटोगी अन्नू। अब देखो क्या तुम क्या काम करती हो, अ, अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो तुम एकदम डिलीट कर देती हो मैसेज को। ऐसा नहीं करते पागल, जो तुम्हारा आंसर है ना उसको ही अपने आंसर पे बने रहो, ठीक है ना। अगर किसी ने सी लगा दिया और तुमने ये लगाया तो उसको चेंज मत करो, जो तुम्हारा है उसको ही रखो अपना आंसर, या अपना आंसर देने से पहले कई बार सोचो। अब कुछ लड़के, एक एक लड़की और है जानवी नाम की, वो क्या काम करती है, और वैसे मुझे लगा मैं बता रहा हूँ, वो क्या काम करती है, सभी का आंसर आने के बाद जब ये अपना आंसर बताती है, ऐसे नहीं करते। जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करो और सही देने की कोशिश करो, समझ में आ रही है बात। चलो, तो आपको बताया था मैंने जेनर डायोड के बारे में, इसमें अधिक मात्रा में अपद्रव्य मिलाया जाता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है ना अक्षय परत की, वो बहुत कम होती है, जबकि संधि डायोड की अधिक होती है। यानी केवल ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक, जिनका ए ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही करते हुए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि में व्यव प्राचीर किस कारण होता है। आप सभी का आंसर आना चाहिए सभी का। पीएन संधि में व्यव प्राचीर किस कारण होता है, अभी बात भी करूँगा थोड़ी सी, ठीक है। बहुत हरामी हो रहे हो तुम सारे के सारे, है ना। अपना एक्यूरेट आंसर दो, दूसरे के आंसर पे नज़र ही मत रखो, क्योंकि पेपर में आपको खुद के करना होगा जो करना होगा। दूसरे का आंसर देखकर वो नहीं करना होगा कि भाई हाँ सही कह रही है तो मेरा भी यही होगा, ठीक है ना। बताओ, व्योम प्राचीर किस कारण होता है, किस कारण होता है व्योम प्राचीर।
पीएन संधि में विभव प्राचीर किस कारण होता है? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भैया मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है, ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं केवल केवल। अगर आपको डिटेल में समझना है तो भैया इसके 7 लेक्चर आए हुए हैं, उनको देख लेना, फिर आप भी ऐसे ही उड़ाओगे क्वेश्चन को सबकी तरह। जी हाँ, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऐसा बताया था कि ये पी क्षेत्र या आपका एन क्षेत्र, इसमें हमेशा एक तो दाता आयन और गिरहाई आयन ही बचते हैं, इनके कारण तो विभव प्राचीर उत्पन्न होता है। तो बस यही आपका मेन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये लो, ये डी ऑप्शन है ना इसकी, ओके। चलो अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में, ये पूछना चाह रहा है पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में क्या होता है? पी साइड धनात्मक आवेशित तथा एन साइड ऋणात्मक आवेशित होते हैं। एन साइड धनात्मक आवेशित तथा पी साइड ऋणात्मक होता है। पी साइड में कोटों की सांद्रता तथा एन साइड में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप सभी। यार एक तो अपने अंदर थोड़ी सी ऐसा लेकर आओ एनर्जी, जिससे हो सके कि भाई आंसर कोई नहीं काट सकता मेरा, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट आंसर है। समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को? इसका तो सेकंडों में आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। जल्दी से आंसर दो सभी। पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में क्या होता है? बताओ। जिनका बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे भैया, हमारी समझ में ना आया। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे ये पी होता है, ये एन होता है। पी फॉर पॉजिटिव मतलब इसमें जो होता है ना, जैसा मतलब ये कोटर है, कोटर यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे जो ये जगह बच जाती है ना, उसको बोलते हैं हम गिरहाई आयन। तो यहाँ पे गिरहाई आयन बच जाता है पी टाइप वाले के पास में, एन टाइप के पास में बन जाता है दाता आयन। तो बस कौन सा ऑप्शन ठीक है? एन साइड में दाता आयन बनता है, बन रहा है यहाँ, और पी में गिरहाई आयन। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब पीएन संधि को उत्क्रम अभिनति में रखा जाता है तो आपको क्या देखने को मिलता है? बताइए, आप सभी का आंसर आना चाहिए। जब पीएन संधि को उत्क्रम अभिनति में रखा जाता है तो ऑप्शन ए कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करते हैं। ऑप्शन बी बहुसंख्यक आवेश वाहक प्रवाहित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? आई रिपीट, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। जब पीएन संधि को उत्क्रम अभिनति में रखा जाता है तो इनमें से क्या देखने को मिलता है? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पूरा अगर डिटेल में समझना है तो भाई लेक्चर देख सकते हो। जबकि अग्र अभिनत में संधि की ओर चलने लगते हैं, ठीक है ना। तो अगर अग्र होता तो आपका ऑप्शन होता ए। ठीक है, ओके। नंबर काउंट करते रहना आप सभी अपने। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से किसके अभिलाक्षणिक वक्र में ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है? बताइए आप सभी, निम्न में से किसके अभिलाक्षणिक वक्र में ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है? ऑप्शन ए प्रकाशिकीय डायोड, ऑप्शन बी बिंदु स्पर्श डायोड, जेनर डायोड, या सुरंगन डायोड। बताइए, आप सभी का आंसर आना चाहिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके अभिलाक्षणिक वक्र में ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है? जी हाँ, ऑप्शन ए फोटो डायोड, ऑप्शन बी पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, ऑप्शन डी टनल डायोड, या फिर जेनर डायोड। जी हाँ, इसका बिल्कुल डी आंसर होगा, टनल डायोड। टनल डायोड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके राइट। को अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में, यानी जो पीएन संधि डायोड की अवक्षय क्षेत्र होती है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता? आवेश नहीं होता उसमें,
या धारा नहीं बहती उसमें, या गतिशील आवेशवाहक नहीं होते, या ये सभी नहीं होते? बताओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जी, जो डी आंसर दे रहा है वो बिल्कुल 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 सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। ओके, जो ए आंसर दे रहा है वो भी बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आंसर बी आंसर ठीक है। गतिशील आवेश वाहक नहीं होते उसमें, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सोच समझ के जवाब देना आप सभी। और यहाँ पे म्यू है इसमें, यहाँ पे ये म्यू है स्टूडेंट। चलो इसका बताइए, इनमें से कौन सा सही समीकरण है? जी हाँ दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए ठीक है इसका, या ऑप्शन बी ठीक है, या ऑप्शन सी ठीक है, या फिर ऑप्शन डी ठीक है? बताइए दोस्तों, क्या इनमें से सही लग रही है आपको, कौन सी समीकरण ठीक है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया, डी आंसर इसका। और मैंने आपको इसको लिखवाया भी था अलग से कि भैया ये 12th क्लास का एक फॉर्मूला है, पेपर में आ भी चुका है कई बार। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से। जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक में यदि लोड प्रतिरोध कम कर दिया जाए तो जेनर धारा पर क्या असर देखने को मिलता है? जेनर धारा बढ़ जाती है, जेनर धारा घट जाती है, या जेनर धारा कांस्टेंट रहती है, या फिर शून्य हो जाती है? बताइए दोस्तों, जरा सा वेट मत करना, आप बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नया सा लग रहा होगा देखने में, अटपटा सा, पर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। जब मैंने आपको जेनर डायोड बताया था तो उसके रिलेटेड मैंने ये वाला पॉइंट भी आपको बताया था। जी हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहा है। एक बार और रिपीट करना चाह रहा हूँ मैं क्वेश्चन। जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक में आपको मैंने पढ़ाया था कि जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में काम करता है यदि लोड प्रतिरोध कम कर दिया जाए। मतलब ये होता है लोड प्रतिरोध, ये जहाँ पे निर्गत सिग्नल हमको प्राप्त होता है। ये कह रहा है अगर इसको कम कर दिया जाए तो जेनर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ऑप्शन आपका बी है, बी बी आंसर आपका ठीक है। ठीक है, घटती है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, हमको फॉर्मूला पता है, आर बराबर वी अपॉन आई। मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब ये कह रहा है कि भैया प्रतिरोध कम हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या काम करके आएंगे, धारा को बढ़ा देंगे, यानी बढ़ती है, वो कहेंगे भैया धारा बढ़ती है। जी हाँ, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका, बढ़ती है। क्योंकि भैया जेनर धारा में पता क्या होता है, जेनर धारा वो ऑटोमेटिक कम होने लगती है अगर प्रतिरोध को हम कम करेंगे, लोड प्रतिरोध को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्धचालक का प्रयोग एलईडी बनाने में किया जाता है? जी हाँ, बताइए आप सभी। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, या गैलियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, या इन सभी का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए भैया, किस किस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बताइए दोस्तों आप सभी। निम्न में से, आई रिपीट, एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्धचालक का प्रयोग एलईडी बनाने में किया जाता है? जी हाँ, एलईडी के बारे में मैं कुछ पॉइंट और बताना चाहूँगा जिससे हमेशा के लिए आपको एलईडी के बारे में याद रहे। एलईडी में क्या होता है दोस्तों, एलईडी हमेशा अग्र अभिनत में यूज होती है। अगर आपको एलईडी में से अधिकतम प्रकाश निकालना है तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित ऊर्जा अंतराल रखना होगा। एलईडी के बारे में एक पॉइंट और बताना चाहूँगा यहाँ पे। एलईडी में से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है। दोस्तों बताना चाहूँगा, लैम्डा बराबर होता है HC/EG, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, कल मैंने यहाँ से क्वेश्चन बना के दिया था आपको, टेस्ट में जो आया था क्वेश्चन। ठीक है,
और एक क्वेश्चन एलईडी से ये भी बन सकता है, जब हम एलईडी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये एलईडी से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भैया जो एलईडी का जो प्रकाश निकलता है वो मतलब किस किस पे निर्भर करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो हमेशा जो अर्धचालक जो उसके निजी अर्धचालक होंगे ना, निजी मतलब जो खुद के अर्धचालक होंगे, उस पे निर्भर करेगा एलईडी का जो प्रकाश होगा जो निकल रहा होगा। पर यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, निम्न में से किस अर्धचालक का प्रयोग एलईडी बनाने में किया जाता है। तो सभी का आंसर आ गया होगा। जी हाँ, सी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए, जिन्होंने डी लगाया था वो बिल्कुल बहुत पीटेंगे, डी आंसर नहीं होने का यार, सभी का उपयुक्त सभी का कोई मैटर नहीं होता है, इसका सी आंसर है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। चलो, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। संधि डायोड में उत्क्रम संतर्प धारा प्रवाहित होती है जब, बताइए दोस्तों। रिपीट करना चाहूँगा क्वेश्चन एक बार फिर से। संधि डायोड में उत्क्रम संतर्प धारा प्रवाहित होती है जब बहुसंख्यक आवेश संधि के पार जाते हैं, अल्पसंख्यक आवेश संधि के पार जाते हैं, विभव प्राचीर शून्य हो जाता है या विभव आरोपित नहीं होता। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है पर अच्छा भी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी होगी तो आप कर दोगे क्वेश्चन को। संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा प्रवाहित होती है, कब होती है प्रवाहित, जब, जब, बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जी हाँ, इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका ठीक है। नंबर आपने काउंट करते हुए चलना साथ के साथ, आप ये देखने की कोशिश करना कि हमारे कितने आंसर गलत हुए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हैं और कितने आपके आंसर गलत हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है ये कह रहा है फोटो डायोड के लिए कौन सा कथन असत्य है। बताइए दोस्तों, कौन सा कथन आपको इसमें असत्य नजर आ रहा है। मतलब ये जो 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट फोटो डायोड से रिलेटेड नहीं है, गलत लिखा हुआ है, बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका आंसर फोटो डायोड एक उत्क्रम अभिनति पीएन संधि डायोड है, या फिर इसमें अंध धारा जो होती है प्रकाश आपतित न होने की वजह से होता है, या सी ऑप्शन धारा मुख्यतः अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है, या फिर जो प्रदीप्ति का स्तर बढ़ाने पर फोटो डायोड की धारा घटती है। बताइए दोस्तों। जी हाँ, इसमें से जो उल्टा हुआ कथन है वो आपका ऑप्शन है डी। जी हाँ, डी आंसर इसका गलत है, जबकि तो आपको पता है, आपको मैं कई बार बता चुका, फोटो डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनति में यूज होता है, और जो अंधधारा होती है वो बिना प्रकाश आपतित के ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, और ये भी आपको पता है अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है फिर दोबारा से। क्वेश्चन है कथन, मतलब ये दो कथन दे रखे, पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। जी हाँ दोस्तों, बताइए आप सभी। पहला कथन ये है कि फोटो डायोड में प्रवाहित धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। दूसरा कथन है प्रकाशिक डायोड में प्रवाहित धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, मतलब सही बताना है आपको, गलत नहीं बताना, सही कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताना आप सभी। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाशिक डायोड में प्रवाहित धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, नहीं डिपेंड नहीं करती, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो उस पर डिपेंड नहीं करती, या फिर जो आपकी प्रवाहित धारा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, इनमें से जो सही कथन है वो आपका केवल ए ऑप्शन ठीक है,
क्योंकि मैंने जब आपको फोटो डायोड पढ़ाया था, मैंने उस टाइम पे आपको कहा था कि जो इसमें जो अंधधारा होती है, मैंने आपको कहा था कि जो फोटो डायोड में अंधधारा होती है वो आपकी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। वो कैसे निर्भर करती है, मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि वो उसके अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे ये बढ़ेगी वैसे ही ये बढ़ेगी। इसका मतलब, पर यहाँ पे क्या कह रहा है, धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, मतलब ये गलत बात है। केवल केवल ये ऑप्शन ठीक है आपका ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। दोबारा से फिर वही क्वेश्चन है अगला, कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बताइए दोस्तों कौन सा सही लग रहा है आपको। दोस्तों पहला कथन है इसका कि पी प्रकार के अर्धचालक में गिराई ऊर्जा स्तर चालन बैंड के निकट होते हैं। अच्छा, दूसरे में पूछ रहा है, दूसरे में बोल रहा है पी टाइप के अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के निकट होते हैं। कौन सा इसमें कथन सही है दोस्तों, बताना आप सभी। बताना दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दो आप सभी। जी हाँ, सभी का आंसर आ चुके हैं। दोस्तों मैंने उस टाइम पे आपको बताया था, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, मैंने कहा था भाई एक तो पी टाइप अर्धचालक होता है, एक आपका एन टाइप होता है। पर यहाँ पे पी की बात कर रहा है। देखो उस टाइम पे मैंने आपको कहा था एक संयोजी बैंड होता है, एक चालन बैंड होता है। आपको पता है संयोजी बैंड भरा होता है जबकि वो खाली होता है। देखो अगर मैं पी की बात करूँ दोस्तों, आपको पता है पी में होता है कोटर, जबकि एन में होता है इलेक्ट्रॉन। अगर एन में पूछता तो आपको इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन संयोजी से चालन बैंड में जाते हैं। तो जो आपका ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, फर्मी ऊर्जा स्तर है, एन टाइप के लिए बता रहा हूँ। पहले एन टाइप में ऊपर हो जाता है, चालन बैंड के पास चला जाता है, जबकि पी टाइप में इसके पास आ जाता है, संयोजी बैंड के पास। यानी आपका बी ऑप्शन, मतलब ये आपका बी ऑप्शन ठीक है, केवल दूसरा ऑप्शन ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं एक बार फिर से। हाँ जी दोस्तों, बताना। देखो फिर वही वाला क्वेश्चन है, कथन वाला। पहला कथन बोल रहा है जब पीएन संधि को अगर अभिनत किया जाता है तो उसका विभव प्राचीर घट जाता है। अच्छा, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट में बोल रहा है जब पीएन संधि को अगर अभिनत किया जाता है तो उसकी संधि धारिता बढ़ जाती है। तो बताइए दोस्तों आपको इसमें से क्या लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बताना आप सभी, आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। बस दो तीन और, एक या दो तीन और क्वेश्चन रह रहे हैं, फिर आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, मॉक टेस्ट। बताना दोस्तों इसमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर अभिनत में अगर हमको इसको लगाना है, पी और एन को अगर में लगा दिया, इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पी क्षेत्र इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ। इससे क्या होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। और जब आपकी अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो रही है ना, जब अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो रही है तो आपका विभव प्राचीर भी कम हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। दो तीन बता रहा था मैं तो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताओ इसका आंसर कौन देगा। एक जेनर डायोड की अधिकतम शक्ति 364 मेगावाट के मिली, मेगा नहीं, ये दोस्तों यहाँ पे मिली है, मिली, ठीक है ना, मिली। मिली का मतलब 10⁻³ होता है ना, कि एक साथ भंजक वोल्ट है 9.1 वोल्ट है, उस अधिकतम धारा का मान क्या होगा जो इसमें सहन कर सके। बताइए दोस्तों। इसो मतलब इस क्वेश्चन को देखकर डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे।
पर कुछ बच्चों को इससे अब भी डर लग रहा होगा। डरने वाली बात नहीं है, एक बार सोल्व करके देखो, मुझे आंसर बताओ। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, क्योंकि क्या भरोसा कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, और हमको कितनी जल्दी करना है आपको पता है क्वेश्चनों को। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही होगा। इतना टाइम नहीं लगता दोस्तों, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चाहे आप चाहते तो इसको ऐसे ही सारे इशारों में कर सकते थे, आपको फिर भी मैं 15 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ। 15 सेकंड का और टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नहीं हुआ। देखो भैया इसका आंसर होगा सी, 40 मिली एम्पियर। अब कैसे भैया, वही फॉर्मूला लगा दो ना, पी बराबर वी आई वाला। पी का मान है, वी का मान है, आई पूछ रहा है, बस ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ आपसे, है ना। अब मुझे आपको ये बताना है, हाँ जी, अब मुझे ये बताना है आपका स्कोर कितना रहा। जल्दी बताओ मुझे, अभी बताओ कितना स्कोर रहा आपका। स्कोर बताओ सभी अपना अपना, जल्दी स्कोर बताओ। अच्छा रहा या फिर बेकार रहा, बताओ। ए रहा या बी रहा, बताओ। 20 में से आपके कितने आए, कितने नंबर आपने गेन करे, कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं। और देखो दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपके नंबर, अगर आपके मार्क्स टेस्ट में कम आ रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स आपके आ रहे हैं कम, तो आप देखो ऐसा मत करना कि भाई टेस्ट देना बंद कर दो। देखो लगातार आप 1 2 3 4 और दो, फिर उसके बाद देखना, और थ्योरी पढ़ कर आना उससे पहले। फिर आपको देखना, अगर आपके 20 में से 20 ना आने लगे ना, तो फिर मुझे बोल देना, तुम भी फिर ये कहोगे मेरे से, अगर मैंने 4 टेस्ट और ले लिए ना, आपके मॉक टेस्ट 4 और ले लिए, तो आप खुद ही कहोगे सर यार बार बार यही क्वेश्चन क्यों ला रहे हो। ठीक है ना। और आपको मैं कम से कम 15 15 सेट कराऊंगा हर एक यूनिट का। मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 × 15 कितने हो गए, 15 दूनी 30, 300 क्वेश्चन बैठेंगे। 300 क्वेश्चन एक यूनिट से, और यूनिट कितनी है, यूनिट है 4, यानी 1200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। समझ में आ रही है बात, बहुत क्वेश्चन बैठते हैं 1200। इस वजह से कहता हूँ भैया डेली आप क्लास लो और नोट्स बनाओ, साथ के साथ जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको कॉपी पर नोट करो। पीडीएफ फाइल के भरोसे मत रहो, ठीक है ना। पीडीएफ फाइल वैसे आपको डेली मिल रही है टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिल रही है सर, आपको मिल रही है भैया टेलीग्राम पे। टेलीग्राम क्या होता है, देखो टेलीग्राम का एक ऐप होता है जिसको आपको डाउनलोड करना है, फिर वहाँ पे महात्मा जी एजुकेशन सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल रही है, वो भी सब चीज़ फ्री में। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। इंस्टाग्राम पर आ जाओ, ठीक है ना, वहाँ पे फॉलो वॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी पिक अपलोड करता रहता हूँ। और हाँ, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर सकते हो वीडियो को। और फिजिक्स के सारे लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारी थ्योरी वाले लेक्चर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस बैच आपका अभी स्टार्ट हुआ है, मान सकते हो आज से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका स्कोर मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी और मेहनत करो, क्योंकि हमें नीचे नहीं जाना, हमेशा ऊपर बढ़ने की कोशिश करो। समझ रहे हो ना, ऊपर बढ़ोगे तभी लोग आपकी तरक्की को सोचकर खुद तरक्की पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत बड़े महान इंसान है, उन्होंने कहा था, एक बहुत बड़े महान महान इंसान है, उन्होंने कहा था कि हमेशा दूसरों की तरक्की को देखकर मत जलो, हमेशा दूसरों की तरक्की को देखकर मत जलो, खुद इस काबिल बन जाओ कि लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर खुश हो। समझ में आई ना बात, तो बहुत अच्छी लाइन है ये वाली, और ये रिटन बाय है। ठीक है, तो रिटन बाय नहीं बता सकता। चलो आज के लिए इतने ही करते हैं दोस्तों, मेहनत करिए और कोशिश कीजिए अपने 20 में से 20 लाने की। अपना जो मेन टारगेट रखो वो 20 में से 20 का रखो, कि भाई कुछ भी हो जाओ हमारे 20 में से 20 एक नंबर कम कैसा हो गया। ठीक है, और हाँ, मेहनत करो बस। धन्यवाद।